नमस्कार नहीं वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रशिया आज भी यूक्रेन वॉर में बिजी है और चाइना की टेंशन्स जापान और ताइवान के साथ इवन इंडिया के साथ कम हुई नहीं है। इसी दौरान क्या होता है कि दोनों देश इतिहास रचते हैं। यहाँ पर आप देख पाओगे फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री चाइनीज और जापानीज न्यूक्लियर बॉम्बर्स ने पूरे इंडो पैसिफिक में रोर किया है। प्राइमरली आप कह सकते हैं साउथ कोरिया जापान के आसपास फ्लाई किया, उनके एयर डिफेंस जोन को वायलेट किया, बिल्कुल उनके एयर डिफेंस जोन के अंदर चले गए लोग और उसके बाद क्रॉस लैंडिंग करी। क्रॉस लैंडिंग का मतलब क्या होता है ये मैं आपको समझाऊंगा, मगर ये एक बहुत ही बड़ा पावर मूव है। और अगर आप जानना चाहते हैं कि ठीक है इन्होंने प्लेन उड़ाए होंगे, चाहे न्यूक्लियर वेपन वाले प्लेन भी उड़ा दिए, इसमें खास बात क्या है? देखो इंडिया में तो हमारे यहाँ इतनी इसकी न्यूज़ बनी नहीं है, मगर जापान और साउथ कोरिया में पैनिक शुरू हो गया था। जापान ने चाइना और रशिया को दोनों को कहा है कि हमें सिवियर कंसर्न्स है तुम्हारी जॉइंट एयर पेट्रोल्स को लेकर। और जब चाइना और जापान के न्यूक्लियर बॉम्बर्स हवा में थे और ये जापान और साउथ कोरिया का एयर स्पेस वायलेट कर रहे थे, उस वक्त साउथ कोरिया और जापान दोनों ने अपने फाइटर जेट्स रवाना कर दिए इन केस कोई अनहोनी हो जाए, यहाँ पर रशिया या चाइना के जहाज कुछ बड़ा अटैक करने की सोचे। इससे पहले ही साउथ कोरिया और जापान की एयरफोर्स तैयार थी। इवन बताया जा रहा है कि जापान ने F-35 भी डिप्लॉय कर दिए थे। और अगर आप जानना चाहते हैं कि ऐसा रिएक्शन क्यों आया, आपको बस हिस्ट्री में देखना होगा। न्यूक्लियर बॉम्बर्स बहुत ज़रा खराब यादें लेके आती हैं जापान के लिए। आपको याद होगा वर्ल्ड वॉर 2 के अंत में फैट मैन और लिटिल बॉय नाम के न्यूक्लियर बॉम्ब्स बॉम्बर एयरक्राफ्ट्स के जरिए ही गिराए गए थे जापान पे। और उसके अलावा जो कोरियन वॉर हुई थी 1950 से लेकर 1953 में, जिसके अंत में नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया दो देश बन के अलग हुए, उस वॉर के दौरान भी ट्रूमैन जो उस वक्त यूएसए के प्रेसिडेंट थे, इन्होंने ऑन रिकॉर्ड कहा था कि हम लोग फिर से न्यूक्लियर बॉम्ब एटॉमिक बॉम्ब फिर से इस्तेमाल करेंगे कोरिया में अगर ज़रूरत आन पड़ी। और आप इमेजिन कर सकते हैं उस वक्त कोरियंस को पता भी था जापान का एग्जाम्पल देखकर कि हिरोशिमा नागासाकी में क्या हुआ था, और अगर अमेरिकन ने फिर से ये एटॉमिक बॉम्ब यूज़ कर दिया तो क्या होगा। और वैसे आप सोच कर देखो अमेरिका का अग्रेशन कितना ज़रा था। हिरोशिमा नागासाकी में जो हुआ उसको देखने के बाद भी 5 साल के अंदर अंदर यूएसए एटॉमिक बॉम्ब फिर से यूज करने को तैयार हो चुका था। और अगेन ये सब मैं आपको डॉक्यूमेंटेड एविडेंस के साथ दिखा रहा हूं। न्यूयॉर्क टाइम्स का ये स्क्रीनशॉट है 1950s का। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि रिसेंटली चाइना और रशिया ने जो किया है इसका रीजन क्या है, और कहीं ना कहीं देखिए इसका प्रेशर इवेंचुअली भारत पे क्यों आता है। बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा, मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि अग्नि वॉरियर नाम की मिलिट्री एक्सरसाइज भारत आज के समय किस देश के साथ कर रहा है। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, यूएसए, फ्रांस, सिंगापुर या फिर श्रीलंका। कमेंट सेक्शन में सब लोग करिए आंसर। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। ना पहली बात तो मैं ये ऐड कर दूं कि रशिया और चाइना काफ़ी बार अपने न्यूक्लियर बॉम्बर्स को सैर पे ले जा चुके हैं। आपको याद होगा कि एक बार क्वाड समिट हो रहा था जापान में, उस वक्त भी रशिया और चाइना ने ये सब किया था। मगर क्रॉस लैंडिंग करना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि यहाँ पर हुआ क्या है कि रशिया से एक न्यूक्लियर बॉम्बर रवाना हुआ, इसने वॉयलेट किया जापान साउथ कोरिया का एयर स्पेस, फिर चाइना से रवाना हुआ, फिर ये दोनों स्ट्रैटेजिक बॉम्बर्स एक दूसरे की धरती पर लैंड किए हैं। रशिया का बॉम्बर चाइना की धरती पर, चाइना का बॉम्बर रशिया की धरती पर। तो ये अपने आप में एक बहुत ही स्ट्रांग मैसेज सेंड किया है दोनों देशों ने कि कल को ईस्टर्न एशिया में कुछ वॉर होती है, कुछ कॉन्फ्लिक्ट होती है, तो इसी तरीके से दोनों देशों की एयरफोर्स मिलकर काम करेगी। और ऐसा नहीं है कि अकेले इनके स्ट्रैटेजिक बॉम्बर उड़ रहे थे, नहीं तो वैसे आप अगर सोचो स्ट्रैटेजिक बॉम्बर खुद की रक्षा कर नहीं सकता, तो सिर्फ स्ट्रैटेजिक बॉम्बर यहाँ पर थे नहीं, बहुत सारे फाइटर जेट भी थे इनके आसपास। मगर मेन तो देखो सेंटर पीस होता है स्ट्रैटेजिक बॉम्बर, क्योंकि स्ट्रैटेजिक बॉम्बर लगातार न्यूक्लियर बॉम्ब घेर सकता है, बड़े एरिया को कुछ ही घंटों में डिस्ट्रॉय कर सकता है। और अगर आप सोच रहे हैं कि रशिया और चाइना ने यह झटका क्यों दिया साउथ कोरिया जापान को, तो इसके बहुत सारे रीजन है। मैं एक्चुअली यहाँ पर कहूँगा कि रिसेंटली एक के बाद एक जो चीज़ें हुई हैं उसके बाद ऐसा करना ऑलमोस्ट ड्यू हो चुका था। मैं खुद एक्सपेक्ट कर रहा था कि रशिया और चाइना डेफिनेटली कुछ बड़ा स्टेप लेंगे, इतना बड़ा स्टेप लेंगे मुझे उम्मीद थी नहीं इसकी। ना रीजंस की अगर मैं बात करूं तो चाइना ने हाल ही में जापान को कहा था कि जापान सबसे बड़ा डीस्टेबलाइजिंग फैक्टर बन सकता है ईस्ट एशिया में, क्योंकि जापान के नए प्रधानमंत्री किशिदा ने यह कहा था कि जापान अपनी जीडीपी का 2% खर्चेगा इतिहास में पहली बार डिफेंस एक्सपेंडिचर में। उसके अलावा जापान हाइपरसोनिक मिसाइल और वेरियस और टाइप के डिफेंस इक्विपमेंट को खुद बनाने की कोशिश कर रहा है। ये एक ऐसा इशू है जो ना सिर्फ चाइना इवन रशिया को भी इम्पैक्ट करता है, क्योंकि आपको पता होगा कि रशिया और जापान का एक बहुत ही बड़ा विवाद है
कोरियल टापुओं को लेकर। ये जो टापू है ना, इन पर रशिया भी हक जमाता है, जापान भी कहता है कि ये इनके टापू हैं। तो जब जापान इतना बड़ा एक स्पाइक करेगा अपने डिफेंस एक्सपेंडिचर में इतिहास में पहली बार, तो दोनों देश रिएक्शन बिल्कुल देंगे। फिर यहाँ पे एक एंगल आता है नॉर्थ कोरिया का। हाल ही में आपको पता होगा कि नॉर्थ कोरिया ने एक के बाद एक मिसाइल टेस्ट किए और अभी एक बड़ा इवेंट होना बाकी है। नॉर्थ कोरिया हो सकता है कि जिस तरीके से भारत ने पोखरान न्यूक्लियर टेस्ट किया था, वैसे ही नॉर्थ कोरिया एक बहुत ही बड़ा अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट करे। नॉर्थ कोरिया इसके काफ़ी करीब है। किसी भी दिन बड़ी न्यूज़ आ सकती है कि नॉर्थ कोरिया ने न्यूक्लियर टेस्ट किया है। तो खैर अभी न्यूक्लियर टेस्ट होने में कुछ टाइम है, मगर जो मिसाइल लगातार नॉर्थ कोरिया छोड़ रहा है, इसके रिएक्शन में यूएस समेत साउथ कोरिया और जापान ने बहुत सारे और सैंक्शन लगा दिए थे नॉर्थ कोरिया पर। और नॉर्थ कोरिया आपको पता होगा स्ट्रैटेजिकली बहुत करीब है रशिया और चाइना के, तो ये भी एक बहुत ही बड़ा फैक्टर है रशिया और चाइना के रिएक्शन का। और जापान के पर्सपेक्टिव से आप सोच कर देखो तो हाल ही में एक रिपोर्ट लीक हुई है रशिया की। इस रिपोर्ट में यह बताया गया था कि यूक्रेन में आक्रमण करने से पहले व्लादिमीर पुतिन ने ऑलमोस्ट मन बना ही लिया था कि ये जापान को अटैक करेंगे। और ये एक्चुअली एक एफएसबी के लीक्ड ईमेल के जरिए हमको पता लगा है कि रशिया की नेवी, इनकी एयरफोर्स ऑलमोस्ट तैयार थी। और ऐसा नहीं है कि रशिया सीधा पूरे जापान को अटैक करता। रशिया का प्लान ये था कि जो ये डिस्प्यूटेड टापू है ना, ये रशिया वापस ले लेगा जापान से। रशिया का ये भी मानना था कि ये जो डिस्प्यूटेड टापू हैं, ये जापान की प्रॉपर टेरिटरी में आते नहीं हैं, तो अगर रशिया इन टापुओं पर अटैक करेगा तो जापान और यूएसए का जो डिफेंस पैक्ट है वो भी एक्टिवेट नहीं होगा। मगर रशिया को 100% श्योरिटी थी नहीं कि यूएसए यहाँ पर इन्वॉल्व नहीं होगा, तो जापान को इन्होंने इग्नोर किया और फोकस करना स्टार्ट कर दिया यूक्रेन पर। तो जापान आप कह सकते हैं आज के समय काफी लकी है कि एक कॉन्फ्लिक्ट से बच गया, नहीं तो आज के समय रशिया जापान पे अटैक कर रहा होता। और आगे आने वाले समय में मैं आपको ये गारंटी देके कह सकता हूँ, इंडिया चाइना वॉर के चांसेस अगर मान लो, अगर परसेंटेज के हिसाब से मानना ही है, अगर 10% है ना, तो जापान और रशिया चाइना के बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट होने के, इसमें ऑफ कोर्स साउथ कोरिया के इन्वॉल्व होने के भी चांसेस मैं कहूंगा 60 to 70% के आसपास है। क्योंकि ईस्ट एशिया में टेंशंस इस वक्त पीक पर है। एक आप कह लीजिए बस एक पुश चाहिए, ये सारे देश आपस में एक बड़ी वॉर में हो सकते हैं इन्वॉल्व। अच्छा, इस सब का इम्पैक्ट इंडिया पे कैसे होता है? देखिए, ऑब्वियसली हम पर एक मेजर प्रेशर आएगा इन द फ्यूचर, क्योंकि जापान, साउथ कोरिया बहुत ही बड़े इन्वेस्टर्स हैं इंडिया में। तो कल को अगर रशिया अग्रेशन करता है, साउथ कोरिया जापान के अगेंस्ट चाइना के साथ मिलकर, उस वक्त डिसाइड करना भारत के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा कि क्या करे। अब फिर दूसरी तरफ आप अगर देखो तो जो हमने स्ट्रैटेजिक बॉम्बर्स का एक डिस्प्ले देखा है चाइना और रशिया द्वारा, इससे इंडिया की जो एयर पावर है उस पर भी एक क्वेश्चन मार्क आ जाता है। क्योंकि इंडिया अकेला देश है, अकेला मेजर कंट्री है यूरेशिया में जिसके पास स्ट्रैटेजिक बॉम्बर नहीं है। चाइना के पास है, रशिया के पास है। इंडिया को रिसेंटली रशिया का ऑफर यह आया था कि रशिया इंडिया को अपना TU-160 व्हाइट स्वॉन बॉम्बर एयरक्राफ्ट देगा इंडियन एयरफोर्स के लिए, क्योंकि अभी हमारे पास कोई बॉम्बर है नहीं। और चाइना के अगेंस्ट हो सकता है कि इन द फ्यूचर हमको बॉम्बर की भी आवश्यकता पड़े। इवन हो सकता है कि पाकिस्तान के अगेंस्ट भी हमें एक बॉम्बर चाहिए हो। मगर ऑफ कोर्स प्रॉब्लम यही होगी कि ऐसे टाइम में जब रशिया इतना ज्यादा कॉर्नर्ड हो चुका है, इतना आइसोलेट हो चुका है, क्या हम एक $multi-billion की डील कर पाएंगे रशिया के साथ TU-160 के लिए? और दूसरी तरफ आप अगर देखो तो यूएसए का एक बड़ा ऑफर आने वाला है इंडिया को, वो है B-21 बॉम्बर का। जी हाँ, यूएसए ने 30 सालों के इंतजार के बाद फाइनली एक नया स्ट्रेटेजिक बॉम्बर तैयार कर दिया है। इसका नाम है B-21 बॉम्बर। ये यहाँ पे आप देख पाओगे, ये स्टेल्थ बॉम्बर है और यूएस मोस्ट प्रोबेबली कुछ सालों में इसको एक्सपोर्ट भी करना स्टार्ट कर देगा अपने अलाइड कंट्रीज को। तो अगर कल को इंडिया रशिया का TU-170 परचेज करने की कोशिश करता है तो यूएसए डेफिनेटली कहेगा कि रशिया का कई दशकों पुराना बॉम्बर लेने से अच्छा है कि आप एक B-21 रेडर बॉम्बर परचेज करें, इवन दो इसकी कॉस्ट अभी यूएसए ने रिवील करी नहीं है। तो ईस्ट एशिया में ध्यान रखिएगा, इस साल के अंत में या फिर अगले साल की शुरुआत में एक बड़ा जियोपॉलिटिकल इवेंट होने वाला है ईस्ट एशिया में। ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं सारे चेस पीसेस अपनी जगह है। मुझे पर्सनली पता नहीं कि यहाँ पर होगा क्या, मगर डेफिनेटली चाइना, रशिया, जापान के बीच में एक बड़ा जियोपॉलिटिकल इवेंट होने वाला है। ये कुछ भी हो सकता है कि जापान की एक शिप को शूट डाउन कर दे या फिर जापान की तरफ एक मिसाइल गिरा जाए। समथिंग बिग इज अबाउट टू हैपन इन ईस्ट एशिया। नाउ फाइनली वापस आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ
कि अग्नि वॉरियर नाम का युद्ध अभ्यास भारत आज के समय किस देश के साथ कर रहा है, तो ये हम कर रहे हैं साउथ ईस्ट एशियन कंट्री सिंगापुर के साथ। यहाँ पर आप देख पाएंगे इंडियन आर्मी और सिंगापुर की आर्मी आज के समय ये बहुत ही बड़ा युद्ध अभ्यास कर रही है। और यहाँ पे आप देख पाएंगे ये फोटो है एक्सरसाइज अग्नि वॉरियर की, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, बिटवीन इंडियन आर्मी एंड सिंगापुर। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसएससी, यूपीएससी, बैंक, एनी एग्जामिनेशन, कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको मिलेगी लिस्ट। फॉर एग्जांपल लेट्स से आप प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर यूपीएससी, क्लिक करिए यूपीएससी के लिंक पर और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे अनअकैडमी का यूपीएससी कोर्स। सिंपली यहाँ पे आपको क्लिक करना है प्लस पर और यहाँ पे जो भी प्राइसेस लिखे हैं ये पे करने की जरूरत नहीं है। सिंपली यहाँ पे आपको कोड यूज करना है PD10 और अपने आप प्राइसेस गिरना यहाँ पर स्टार्ट हो जाएंगे। यू विल बी एबल टू सेव अ लॉट ऑफ मनी, सो यूज द कोड PD10 एंड स्टार्ट सेविंग मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।